बिहार में किसान आंदोलन। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक जो है जो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, जो कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न आते हैं चंपारण वगैरह से, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखेंगे औपनिवेशिक काल में बिहार के अधिकांश लोग, ठीक है, लगभग लगभग 96% जीविकोपार्जन के लिए कृषि पे निर्भर थे। ठीक है, औपनिवेशिक काल में, जिस समय भारत में ब्रिटिश रूल था या फिर कंपनी का शासन कह लीजिए, ठीक है, उस समय बिहार के 96% लोग जो थे जीविकोपार्जन के लिए क्या थे, कृषि पे निर्भर थे। यहाँ की कृषि प्रणाली सदियों पुरानी थी तथा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेष करके राजस्व पद्धति शोषण मूलक थी। कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास हुआ था ब्रिटिश नीति की वजह से। कुटीर उद्योग धंधे का क्या व्यापक तौर पे मतलब क्या हुआ था, आपको ह्रास आपको देखने को मिला था। भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ था। लगान मालिकों के बढ़ते अत्याचार के कारण कृषि व्यवस्था मतलब क्या पड़ गई, ठप पड़ गई, और किसान क्या थे, निधन हो गए। किसान जमींदारों और तहसीलदारों के रहमो करम पे छोड़ दिए जाते थे। जमींदार उनसे मनमाना काम लेते थे। ठीक है, उपहार और बेगार लेते थे। ठीक है, उपहार भी लेते थे, साथ में उनसे बेगारी भी करवाते थे। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर, ठीक है, बटाईदार भूमिहीन मजदूर बन गए। अतः किसानों द्वारा ब्रिटिश राज्य के साथ बगान मालिकों, ठीक है, बगान मालिकों, जमींदार तथा अन्य बिचौलियों का तीव्र विरोध किए जाने लगा। आगे चल के कई किसान आंदोलन के रूप में विरोध का एक नया जरिया बन गया। ठीक है, तो जब भी बिहार में किसान आंदोलन के, बिहार के प्रमुख किसान आंदोलन को संक्षेप में टिप्पणी करे या फिर लिखे, तो ये आराम से लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, ये जो इंट्रो जो है बहुत अच्छा है इसका इंट्रो। जब भी आप लोग मेंस लिखते हो ना बिहार का, तो एक बार इस किताब को देख लेना, टॉपिक से इसका इंट्रो और इसके पॉइंट को लिखने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया बनाया हुआ है इसका इंट्रो एंड पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखें गांधी जी चंपारण में। गांधी जी कहाँ, तो गांधी जी अब आते हैं चंपारण में, गांधी जी का आगमन होगा। ठीक है, कहाँ पे, जरा इसके पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स में भी लिखते रहिएगा। अपना नोट्स अगर बनाते हैं तो ठीक है, मैंने बोला था प्रतिदिन क्लास का एक छोटा सा नोट्स बनाइए, एक क्लास का एक कॉपी बना लीजिए। ठीक है, नाम से, ग्रुप का नाम से भी, जो भी है किसी के भी नाम से कॉपी बना लीजिए। और उसमें प्रतिदिन का अपना क्या कीजिए, जैसे आज क्लास कितना 29 तारीख है ना, 29/4 है, तो 29/4 को आपने क्या पढ़ा। ठीक है, करंट के क्लास में आपने पढ़ा, तो ऊपर में करंट का टॉपिक लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट लीजिए। बिहार पढ़ा तो बिहार का कुछ अपना नोट्स कर लीजिए, जो आपके लिए काफी अधिक हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब आते गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे। तो 30 दिसंबर 1916 को लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गांधी जी 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। बोला जाता है से मतलब राजकुमार शुक्ल जी जो थे किसान नेता थे, गांधी जी से कहाँ मिलते हैं, लखनऊ में मिलते हैं सबसे पहली बार। उनसे पहले भी मिलने की कई बार कोशिश करते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। गांधी जी एक्चुअली में इस मामले को लेकर सीरियस नहीं थे, लेकिन जब गांधी जी जब भारत में आते हैं ना 1915 में, तो जब इनसे मिलते, क्या ना, गोखले जी से, तो बोलते गांधी जी कहते हैं, आप बोल रहे हैं हमको भारत में इन सब चीजों को करने के लिए, जैसा मैंने साउथ अफ्रीका में किया है, लेकिन भारत के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो गांधी जी को कहते हैं ठीक है, तुम क्या करो, भारत दर्शन करो, भारत को पहले समझो, भारत के गांव में घूमो, और जब आप तुमको लगे से तुम यहाँ पे वो सारे काम करने के लिए तैयार हो, जिस प्रकार की नीति तुमने साउथ अफ्रीका में अपनाया था, उसके बाद तुम क्या करना, अपना कुछ स्टेप लेना। तो गांधी जी पूरे भारत दर्शन पे होते हैं 5 वर्षों के लिए। ठीक है, भारत देखो यात्रा पे होते हैं, जो कि 1915 से लेकर 1920 तक चलता है। ठीक है, इसी दौरान राजकुमार शुक्ल को भी कहते हैं कि जब मैं उस यात्रा के दौरान जब बिहार पहुंचाऊंगा तो मैं वहां पे चंपारण जरूर आऊंगा। हालांकि उससे पहले ही मतलब बहुत बार रिक्वेस्ट करने के पर्पज से गांधी जी स्पेशली मतलब चंपारण के लिए जाते हैं। और गांधी जी 10 अप्रैल को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। ठीक है, दैट टाइम मोतिहारी और बेतिया, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण कुछ नहीं था, दोनों के दोनों कंबाइंड था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी का नाम पूछ देता है, पूछता कौन नहीं था, तो ध्यान रखिए कि इसमें जयप्रकाश नारायण नहीं होते हैं। ठीक है, कौन नहीं होते हैं, जयप्रकाश नारायण नहीं होते, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी की बिहार में भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बड़े व्यापक पैमाने पे होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन थे, राजकुमार शुक्ल जी थे प्रमुख, राजेंद्र बाबू थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे जिनको बिहार विभूति कहते हैं, बच किशोर प्रसाद जी थे, ठीक है, धरणीधर सिंह जी थे, श्री कृष्ण सिंह थे, रामनवमी प्रसाद थे, मजहरुल हक थे, जेबी कृपलानी साहब थे, पोलक जी थे, शंभू शरण जी थे, नरसिंह पारेख थे, महादेव देसाई थे। ठीक है, यही महादेव देसाई गांधी जी के, ठीक है, बाद में जाके क्या बन गए, सचिव बन गए। क्या बन गए, महादेव देसाई बाद में गांधी जी के मतलब क्या बने, सचिव बने। ठीक है,
ब्रज किशोरा शंभूनाथ जी और भी बहुत सारे नेता थे जो कि यहाँ पे थे। आपको पता होना चाहिए नील विद्रोह की शुरुआत की बात करेंगे 1859 में कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी। और वहां पे जब लोगों को लगा 1857 की क्रांति के बाद बहुत ही व्यापक विद्रोह लगा ब्रिटिश को शुरू हो सकता है, और जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे बंगाल के पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जो थे वो भी मतलब क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए सरकार ने उनके सारी नीति को मान के, ठीक है, नील का जो खेती जो था बंगाल में उन्मूलन हो चुका था, लेकिन बिहार में अभी भी बना हुआ था। ठीक है, तो तीन कठिया प्रणाली व्यापक स्तर पे बंगाल में चलता था, लेकिन बिहार में भी उसी का एक रूप है। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा तीन कठिया प्रथा को लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य भूमि के 3/20 भाग अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में जमींदार की इच्छा अनुसार फसल उपजानी पड़ती थी। और जमींदार को कौन सी इच्छा थी? तो भाई साहब नील का खेती उगाओ। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता था तो उसके लिए आवश्यक था कि वो बागान मालिक को एक बड़ी राशि तवान, ठीक है, एक बड़ी राशि तवान या फिर शहवेशी, ठीक है, शरहवेशी तथा अबवाब के रूप में दे। ठीक है, और किसी भी किसान को दे नहीं पाते थे। ऑलरेडी क्या करते थे वो, मतलब क्या होते थे, बागान मालिक के, ठीक है, कर्ज के रूप में दबे रहते थे। एक बड़े राशि उनके लिए देना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। मजबूरन उनको क्या करना पड़ता था, 1 बीघा में 3 कट्ठा खेत में उनको मतलब क्या करना पड़ता था, नील की खेती करनी ही पड़ती थी। ठीक है, और इस प्रथा के द्वारा जो गोरे निहले साहब थे, ठीक, क्या बोलते हैं उनको? गोरे निलहे साहब। गोरे नीले साहब, गोरे का मतलब ब्रिटिश, नीले मतलब जो नील का खेती करवाता है, ठीक है साहब, ये बड़े बड़े मकान में रहते थे। ठीक है, बड़े बड़े मतलब क्या करते थे, बड़े बड़े मकान में, इसको कोठी बोलते थे। क्या बोलते थे? कोठी शब्द जो था नीलहे साहब के लिए प्रयोग होता था, जो बड़े बड़े कोठी में रहते थे। ठीक है, पैमाने पर नील की खेती क्षेत्र में कराते थे, ध्यान में रखेंगे। 1859-60 में ही दीनबंधु मित्र ने अपने बंगाल नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया था। ठीक है, तो बंगाल में मैंने बोला 1859-60 में आपको क्या था, नील विद्रोह वहीं से शुरू हुआ था। 1857 के बाद तुरंत जो रेवोल्यूशन जो आपको देखने को मिलता है वो नील विद्रोह था। ठीक है, और नील विद्रोह के बंगाल में 1859-60 में ही समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, यह पहला मूवमेंट था जो कि बंगाल का इंटेलेक्चुअल लोगों का सपोर्ट था। इसे ब्रिटिश सरकार बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि भाई साहब 1857 में जब किसी इंटेलेक्चुअल ने सपोर्ट नहीं किया, तब विद्रोह की बात की, रेबलियन इतने बड़े व्यापक पैमाने पे था, लेकिन यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोगों का भी सपोर्ट था। दीनबंधु मित्र जो थे वो इंटेलेक्चुअल माने जाते, तो उन्होंने अपने नाटक में नील दर्पण मित्र में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण इन्होंने किया था। ठीक है, तो उसके बाद बंगाल में तो समाप्त हो गया, लेकिन बिहार में ये रह गया था। ठीक है, तो नील दर्पण जो किताब जो था, जो कि शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण करता नील उत्पादन के किसानों का, नील उत्पादक का। अब यही नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद जो था मधुसूदन दत्त ने किया था। ठीक है, किसने किया था? नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बंगला के, ठीक है, बंगला के सुप्रसिद्ध कवक मधुसूदन दत्त ने कब किया? 1861 में किया। कब किया? 1861 में किया था। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिचंद मुखर्जी ने भी पीड़ित किसानों के पक्ष में लेख लिखे थे। तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिचंद मुखर्जी थे। ठीक है, नील दर्पण का बंगाली अनुवाद किसने किया? किसने किया नील दर्पण का बंगाली अनुवाद? मधुसूदन दत्त ने किया था। किसने किया था? नाम इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी, बंगला अनुवाद किसने किया? मधुसूदन दत्त ने किया था। ठीक है, मतलब सॉरी, मधुसूदन दत्त ने, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद, मतलब मधु नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने किया था। मतलब नील दर्पण मूल रूप से दीनबंधु मित्र के द्वारा जो लिखा गया था बंगला नाटक था। अब आते हैं नीलहे साहब के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ होकर मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया। तो विद्रोह पहला नहीं था, इससे पहले भी 1867 में भी हुआ था, लेकिन क्योंकि 1859 में बंगाल में होता समाप्त कर दिया जाता था, उसी का असर बिहार में भी देखने को मिला 1867 में। ठीक है, जो कि चंपारण के कहां से हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर दिया, चंपारण के लाल सुरैया से। कहां से? चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ होकर मुजफ्फरपुर जिले तक मतलब क्या हुआ, ये फैल गया। समझ गए ना? तो 1867 में ऑलरेडी विद्रोह जो था पहले भी हो चुका था। ठीक है, कितने साल पहले? 50 वर्ष पहले। ठीक है, मतलब 1970 से पहले, 1870, 50 वर्ष पहले विद्रोह हुआ था। याद आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने बता दिया। जांच शुरू करने से पहले गांधी जी प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव, ठीक है, J.M. विल्सन से मिले और उन्होंने जांच करने में सहयोग का अनुरोध किया। तो प्लांटर एसोसिएशन के जो सचिव जो थे J.M. विल्सन, उनसे मिलते हैं
सारी समस्या को उनके पास गांधी जी रखते हैं और कहते हैं आप हमें इसमें मदद करें। कितने तारीख को गांधी जी चंपारण पहुंचे थे? गांधी जी 10 चंपारण कितने कितने 12 अप्रैल को। 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को तो पटना पहुंचे थे। 15 अप्रैल को चंपारण पहुंचे थे, ठीक है। 15। प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव कौन थे जिनसे गांधी जी मिले थे? क्या नाम है सचिव का? बिल्सन, JM बिल्सन। बिल्कुल, जेम्स बिल्सन। क्या नाम है सचिव का? नाम क्या है? तो बिल्सन साहब से मिलते हैं। बिल्सन साहब से क्या बोलते हैं? भाई साहब हमारी मदद कीजिए, ऐसी ऐसी किसानों की समस्या है, ठीक है। ध्यान रखें किससे मिलते हैं? बिल्सन से मिलते हैं। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WC, ठीक है, हार्डकॉक, ठीक है, हाईकॉक नहीं है, इसका नाम हार्डकॉक था, ठीक है। क्या नाम था? हार्डकॉक नाम था। तो 16 अप्रैल 1970 को गांधी जी पर जारी अधिसूचना का संबंध के द्वारा उन्हें चंपारण जिला छोड़ देने का आदेश दिया। गांधी जी को चंपारण जिला छोड़ देने का आदेश दिया गया। कब दिया गया? तो ध्यान रखिए कब दिया गया, ठीक है। तो एक दिन बाद 16 अप्रैल को ही उनको मतलब चंपारण का जो जिला मजिस्ट्रेट था बोला सर डिस्ट्रिक्ट आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकती है, आपके आने से मतलब दिक्कत हो सकती है, ठीक है। गांधी जी ने जिला छोड़ने से इनकार कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट छोड़ने से उन्होंने क्या किया था? इनकार कर दिया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे और क्या देखोगे, 1917 ईस्वी का गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसी शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए था। यह महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। गांधी जी ने यहाँ पे असहयोग का प्रयोग किया था कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था गांधी जी ने? असहयोग। सबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस का पहला प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में देखा जाता है, ठीक है। लेकिन यह कि जन आंदोलन नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए पहला जन आंदोलन कौन था, तो 1920 का असहयोग आंदोलन जो था वो जन आंदोलन था, ठीक है। लेकिन गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, ठीक है, यही था। वैसे गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में, ठीक है, ध्यान में रखना है। इस सत्याग्रह से अंग्रेजी हुकूमत की तीन प्रथा को क्या लेना पड़ा? वापस लेना पड़ा। और किसानों एवं जनमानस के लिए गांधी जी दैव पुरुष बन गए। चंपारण सत्याग्रह ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि, बापू जैसे शब्द, ये सब कह के मतलब संबोधित किया। और गांधी जी इसी के बाद एक राष्ट्रीय नेता बन गए, ठीक है, और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय भी हो गए। ये सत्याग्रह आगे कई किसान आंदोलनों का शक्ति पुंज बन गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के महात्मा की उपाधि से संबोधित किया। इससे पहले राजकुमार शुक्ल ने चंपारण निमंत्रण पत्र में गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था। तो गांधी जी को बापू कहकर संबोधित जो किया था राजकुमार शुक्ल ने किया था। और उन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिया था। क्या किया था? गांधी जी को निमंत्रण दिया था चंपारण आने के लिए। उसमें उन्होंने मतलब उनको गांधी जी को बापू कह के संबोधित किया था। और जब चंपारण सत्याग्रह जब सफल जब होता है तो इनको महात्मा की उपाधि से कौन सुशोभित करते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जो थे इनको क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। जब रविन्द्रनाथ टैगोर साहब इनको महात्मा कहते हैं तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को कौन सी उपाधि देते हैं? गुरुदेव की उपाधि देते हैं। गुरुदेव की उपाधि देते हैं, ठीक है। गांधी जी की अहिंसापूर्ण सत्याग्रह को अपार जन समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट कहते हैं इसको, ठीक है, 1918 पारित इनको करना पड़ा। और इसके लिए एक समिति बनाया गया जिनको बोलते हैं चंपारण एग्रीगेरियन समिति, जिसके सदस्य की बात करेंगे तो सदस्य कौन थे? गांधी जी थे। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष का नाम बताइए। सलाई था। क्या नाम था? FG सलाई नाम था इसका, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का आयुक्त था। ये क्या था? मध्य प्रदेश का आयुक्त हुआ करता था, ठीक है। तो गांधी जी का हिंसापूर्ण सत्याग्रह का अपार जन समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, जिसका नाम क्या था? चंपारण एग्रीगेरियन समिति बनाया गया। क्या बनाया गया? चंपारण एग्रीगेरियन समिति बनाया गया, ठीक है, ध्यान में रखें, जो कि 6 सदस्य थी। चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे, ठीक है, क्या नाम था? FG सलाई था, जो कि मध्य प्रदेश के क्या थे? उस समय के तत्कालीन कमिश्नर थे, ठीक है, आयुक्त थे। जबकि इसके प्रमुख सदस्य में बात करेंगे, ध्यान, भारतीय सदस्य का नाम आप याद रख सकते हो, महात्मा गांधी थे, अदामी साहब थे, ठीक है, राजा हरिप्रसाद सिंह थे, नारायण सिंह थे। और ध्यान में रखेंगे ये 4 इसमें भारतीय सदस्य थे, ठीक है, नहीं 4 नहीं थे, हाँ 4 थे। महात्मा गांधी, बदामी साहब, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह और DJ रीड और जी रैनी शामिल थे। क्या थे? DJ रीड भी थे, ठीक है, जी रैनी थे। जब फैसला आता है तो फैसला किसान के पक्ष में होता है और चंपारण में नील की खेती को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। इसका जो फैसला जो आता है, ठीक है, किसके पक्ष में आता है? किसानों के पक्ष में आता है, ठीक है।
गांधी जी ने 14 नवंबर 1970 को चंपारण के, ठीक है, बरहरवा लखन सेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे जो इनका गांव का नाम जो था, क्या नाम था इनका? मुरली बराबर। हाँ, राम राजकुमार शुक्ल जी के गांव था, मुरली बरहवा गांव था। ठीक है, लेकिन ये कौन सा गांव है? बरहरवा लखन सेन गांव है। यहाँ पे टोटल 2 स्कूल खोलते हैं, जो कि पहला स्कूल जो था, ठीक है, ये स्कूल अभी भी है। ठीक है, बरहवा लखन सेन के नाम से स्कूल खोला जाता है। इस स्कूल की प्रमुख शिक्षक जो है बम्बई के बबन गोखले की पत्नी अम्बिका बाई गोखली थी। ठीक है, जो आती है पढ़ाने आती है। ठीक है, तो इस प्रमुख शिक्षक कौन बनी थी? बम्बई के बबन गोखले की पत्नी अवंतिका बाई गोखले बनी थी। ठीक है, तो पहला स्कूल कहाँ पे खोलते हैं? तो बरहरवा लखन सेन गांव में खोलते हैं गांधी जी, और 14 नवंबर 1917 का। दूसरा स्कूल जो खोलते हैं वो बाद में जाके इनके नाम पे, इनके पत्नी के नाम पे ये स्कूल बन जाता है। ठीक है, देखिए, नील को हौद में कूटते हुए किसान एवं हंटर लिए अंग्रेजी अधिकारी, इसको नीलहे साहब कहते थे। ठीक है, देख रहे हैं। गांधी जी के द्वारा दूसरा स्कूल की बात करेंगे तो 17 के बाद, 17 तारीख का था, 14 तारीख को था, 14 नवंबर को था। फिर एक सप्ताह के बाद, मतलब 6 दिन के बाद, 20 नवंबर को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया। ठीक है, कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया। ठीक है, भीति हरवा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं के हेतु शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भीति हरवा आश्रम को पहले इसी के नाम से, कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखेंगे। बिहार सरकार ने भीतर हरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया है। तो बिहार सरकार ने इसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित कर दिया था। दो स्कूल गांधी जी ने अपने चंपारण यात्रा के दौरान में खोला था। अब बात करेंगे, चंपारण यात्रा का 100 वर्ष पूरा हुआ। और जो कोई भी घटना 50 वर्ष 100 वर्ष पूरे होने पे, ठीक है, वो घटना बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। तो इसलिए किसी भी घटना का अगर 100 वर्ष हो, 50 वर्ष अगर पूरा हो, तो उससे संबंधित सारे चीजों को आपको क्या रखना चाहिए? आपको याद रखना चाहिए। तो उससे संबंधित चीज मेंस में, प्रीलिम्स में, सब में पूछा जा सकता है। तो बिहार में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रह शताब्दी मनाया गया। इसके समापन पे 21 से 22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में स्वच्छाग्रह बापू को करांजलि एक अभियान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। ठीक है, मतलब 1 वर्षों तक कंटिन्यू इसको मनाया गया। ठीक है, सत्याग्रह शताब्दी वर्ष 2017 में मनाया गया। अब देखेंगे थोड़ा यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के बाद किसान आंदोलन की क्या स्थिति रही थी भारत में, जरा इसको भी समझेंगे। बिहार में, सॉरी। तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद किसानों के एक शक्ति पुंज का काम किया। चंपारण सत्याग्रह का जो सफलता जो था, वो किसानों के लिए क्या शक्ति पुंज के रूप में काम किया। 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में, स्वामी विद्यानंद है, ध्यान रखिएगा, एक स्वामी सदानंद थे। स्वामी सदानंद की बात करेंगे तो स्वामी सदानंद आर्य समाज के नेता थे। एक स्वामी सहजानंद है, एक स्वामी श्रद्धानंद है, एक स्वामी विद्यानंद है, सब अलग अलग है। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सरजानंद की बात करेंगे, ये दोनों के दोनों किसान नेता है। स्वामी श्रद्धानंद जो है सो आर्य समाजी नेता थे, इनकी दिल्ली में हत्या हो गई थी। ठीक है, 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज्य के खिलाफ आंदोलन किया। ठीक है, तो दरभंगा राज्य के खिलाफ जो मधुबनी जिला के किसानों ने विद्रोह किया था, वहां पे नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्वामी विद्यानंद कर रहे थे। बिहार में सर्वप्रथम 1923 में ही मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इसका रूप आगे चल के और भी व्यापक होगा। तो बिहार में 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो किसान सभा की स्थापना की बात करेंगे तो बिहार में कब हुआ था? 1923 में हुआ था। किसके? शाह मोहम्मद जुबैर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शाह मोहम्मद जुबैर। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष एवं श्री सिद्धेश्वरी चौधरी तथा नंद कुमार इनके सचिव थे। तो अध्यक्ष तो शाह मोहम्मद जुबैर थे, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो श्री कृष्ण बाबू जी थे, इनके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। सचिव की बात करेंगे सिद्धेश्वरी चौधरी जी तथा नंद कुमार सिंह जो थे, इनके सचिव थे। लेकिन ये तो 1923 में हो गई, लेकिन इसका औपचारिक रूप से, और एक होगा विधिवत, ठीक है, एक औपचारिक और एक विधिवत। तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1928 में 4 मार्च 1928 को पटना के बिहता में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना किया। तब किया 1928 में, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा,
किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना करके किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की गई। अब बिहार में या फिर राष्ट्रीय स्तर पे भी, ठीक है, स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक यह उनके लिए जीवन का लक्ष्य बना रहा है, किसान के क्षेत्र में किसान के हित में बात करना। लेकिन विधिवत रूप से आप बात करोगे तो 1929 में हरियर क्षेत्र, जिसको सोनपुर मेला कहते हैं, ठीक है, हरियर क्षेत्र में एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई और साथ में स्वामी सहजानंद की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद जो थे उसके अध्यक्ष बने। तथा श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे तो श्री कृष्ण सिंह उनके सचिव बने थे और श्री यमुना कारगी, ठीक है, श्री यमुना कारगी, गुरु सहाय लाल और कैलाश लाल इनके परमंडलीय सचिव बने थे। तो उतना तो आप नहीं याद करोगे, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम जरूर याद रखना। 1928 में औपचारिक रूप से पटना के बिहता में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना कर दिया गया था। लेकिन 1929 में चलेंगे सोनपुर मेला में एक प्रांत में, ठीक है, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता की बात करेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे थे और श्री कृष्ण सिंह उनके क्या बने थे, श्री कृष्ण सिंह उनके क्या बने, सचिव बने थे, ध्यान में रखेंगे। और श्री यमुना कारगी, गुरु सहाय लाल और कैलाश लाल इनके परमंडलीय सचिव बने थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की थी और जिससे मतलब इस आंदोलन को मतलब क्या कर गया था, विशेष बल बन गया था। किसान आंदोलन से कांग्रेस अपने आप को नहीं जोड़ पा रही थी। रीजन क्या था, क्योंकि कांग्रेस के सदस्य जो थे ज्यादातर जमींदार लोग थे। जब किसानों के हित की बात होती तो जमींदारों के खिलाफ होती, सिंपल सी बात है। लेकिन कांग्रेस में बैठे हुए सबके सब कौन है, तो सबके सब क्या, खुद ही सबके सब जमींदार है। इसलिए संविधान सभा में भी आप देखोगे आगे चल के सब कुछ पास हो जाता है, लेकिन जमींदारी उन्मूलन नहीं पास होता है, क्योंकि बैठे बैठे ऐसे ऐसे लोग थे जो हजार हजार बीघा, 10-10 हजार बीघा के मतलब जमींदारी रखते थे। तो कांग्रेस पार्टी की उपेक्षापूर्ण नीति, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल सकते हैं उस समय, ठीक है, कांग्रेस संस्था थी उस समय, पार्टी नॉट पार्टी, ठीक है, कांग्रेस संस्था की उपेक्षापूर्ण नीति के खिलाफ ही मतलब किसान सभा का जन्म होता है। तो 1929 में तो बिहार में होगा, लेकिन 1936 तक जाते जाते राष्ट्रीय स्तर पे हो जाएंगे। और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में जब स्थापित किया जाएगा लखनऊ में, तो प्रांतीय जगह जगह का जो प्रांतीय किसान सभा जो था सब आके मिलेगा वहां पे। जैसे बिहार से प्रांतीय, आंध्र प्रदेश से प्रांतीय, बंगाल से प्रांतीय, सब जगह प्रांत का जो किसान सभा जो है सबको मिलकर एक अखिल भारतीय किसान सभा बनाया जाएगा, जिसमें रंगा साहब थे और फिर से क्या नाम है, सहजानंद सरस्वती जी थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई तो 1936 करेंगे। आप पूछा जाएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई तो 1929 करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब चलेंगे क्या था, किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के अतिरिक्त अन्य मांगे कौन थी। तो सबसे नहर शुल्क में कमी किया जाए सिंचाई के लिए, मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद मिलनी चाहिए, बकासत भूमि को लौटाना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या था, इसकी मांगे क्या थी बताइए। नहर शुल्क में कमी, मालगुजारी भुगतान, रसीद, बकासत भूमि को लौटाना, बिल्कुल ठीक है। तो बकासत भूमि का मतलब क्या होना चाहिए, वो वापसी होना चाहिए, ठीक है। क्या बोले, बकासत मतलब जिस पर खेती नहीं, बकासत एक प्रकार का भूमि होता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जमींदारी उन्मूलन से पूर्व जमींदारों को जो अपने पास जो खेत की जमीन जो थी ना उसको बकासत कहते थे। जैसे मान लीजिए जब बिहार में मतलब जो परमानेंट सेटलमेंट जब लागू किया गया, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, तो जमीन का मालिक कौन था, जमींदार था। जमीन का मालिक जमींदार को दिया गया, जमीन का मालिक किसे दिया गया, परमानेंट जमींदार को दिया गया। लेकिन जमीन का मालिक जमींदार को बनाया, किससे छीन कर बनाया, जमींदार का मालिक अभी भी अगर मान लीजिए बिहार में किसी के पास कोई जमींदार अभी भी बन बैठे थे, क्या उसका जमींदारी पे मूल अधिकार तो नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट था, ब्रिटिश उनको जमीन पे कर वसूलने के लिए किसानों से छीन के जमीन दिया और जमीन को दबाए बैठे हुए हैं। तो वही बसाकत भूमि जो था, जो कि मूल रूप से किसानों की जमीन था, जिसपे जमींदारी राइट्स की वजह से जमींदारों का अधिकार था, उस भूमि की वापसी की बात चल रही थी, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डिमांड थे यहाँ पे आप डिमांड देखोगे तो नहर शुल्क में कमी करना है, मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद चाहिए और बकासत भूमि को लौटाना। शाहाबाद एवं चंपारण जिले में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफी उग्र था। ध्यान रखिए कौन सा जिला, शाहाबाद एवं चंपारण जिला, उस समय शाहाबाद जिला था। तो शाहाबाद और चंपारण जिला की बात करेंगे तो वहां पे क्या था, सबको ध्यान, नहर टैक्स के विरुद्ध मतलब काफी मतलब आंदोलन जो था वहां पे उग्र था। शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक के लिए एक अधिसूचना जारी की।
इस संबंध में श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी और बलदेव सहाय किसानों के उचित मांगों पे बल देते हेतु शाहाबाद गए थे। तो कहाँ पे नहर टैक्स की वसूली की लिए मतलब एक उग्र आंदोलन मतलब शुरू हुआ था नहर टैक्स के विरुद्ध? शाहाबाद और चंपारण में, ठीक है। दो स्थानीय कांग्रेस नेता गुप्तेश्वर पांडे और विध्यांचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी। तो वहां पे शाहाबाद के दो नेता थे, गुप्तेश्वर पांडे और विध्यांचल जी के साथ उन्होंने मतलब क्या किया था, श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी जी, बलदेव सहाय जी ने मतलब उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी, ठीक है। किसान आंदोलन एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बनी बिहार जमींदार संगठनों ने सितंबर 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो किसान आंदोलन और कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बनी बिहार के जमींदार संगठनों ने, अब यहाँ पे देख रहे किसान आंदोलन ने, किसान जो था अपना संगठन बना रहा था, तो जमींदारों ने भी अपना समर्थन बना लिया, समझ रहे हैं ना, मतलब जमींदारों ने अपना संगठन बना लिया हम किसान के विरुद्ध। तो जमींदारों का जो संगठन जो था, इसको किसका समर्थन प्राप्त था? इसका अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। और 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ठीक है। तो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी जो थी, किसकी पार्टी थी ये? जमींदारों की। ठीक है, जमींदारों की हित की बात करती थी। पहले किसके वर्सेस लड़ेगी? तो भाई किसान पार्टी के विरोध में बात करेगी, ठीक है। अब बिहार में किसान सम्मेलन की बात करेंगे तो सबसे पहले पहला वाला कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था? सोनपुर में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। दूसरा वाला की बात करेंगे 1934 में, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। कहां पे? गया में। इसे इंपोर्टेंट क्या है? तो दूसरा वाला इंपोर्टेंट आपको इसलिए है क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने भाई के साथ यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट किया था, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। 1934 में हुआ था, गया में हुआ था दूसरा वाला, ठीक है। इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान भी आए थे। तीसरा वाला की बात करेंगे फिर 1935 में होता, हाजीपुर में होता है, ठीक है। अब फिर इसकी अध्यक्षता की बात करें कौन करते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ही इसकी मतलब फिर से मतलब क्या करते हैं, तो फिर से मतलब इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरस्वती जी ही करते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तो प्रश्न बनेगा कि किस सम्मेलन में प्रांतीय किसान के बिहार में प्रांतीय किसान सम्मेलन में किस अधिवेशन में, ठीक है, जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तीसरा वाला, ठीक है। तो तीसरा वाला में कहां पे हुआ था? तीसरा वाला, ठीक है, कहां पे हुआ? हाजीपुर में। दूसरा वाला कहां पे हुआ था? गया। पहला वाला कहां पे हुआ था? सोनपुर में हुआ था, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान किसमें आए थे? सेकंड वाले में गया। सेकेंड वाले में हुए थे, ठीक है। अब आते हैं, ये सारा बिहार में ये चीज चल रही थी। इसके पैरेलल में देश में बहुत जगह पे चल रहा था। आंध्र प्रदेश में चल रहा था, बंगाल में चल रहा था, ऊपर उत्तर प्रदेश में अवध किसान सभा बन गया था। अवध किसान सभा से इंपोर्टेंट फैक्ट क्या बनता है पता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेहरू जी उसके सदस्य थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1927 में बनता था। पैरेलल में सभी जगह पे आप देखोगे किसान मूवमेंट शुरू हो चुका था। जब सारे प्रांतों के जब किसान मूवमेंट की जब शुरुआत हो गया तो सबने सोचा से अपनी बातों के अलग अलग रखेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर मतलब क्या करें, अखिल भारतीय किसान सभा बनाया जाए, ठीक है। इसमें दक्षिण भारत का भी योगदान रहेगा, नॉर्थ इंडिया में रहेगा, साउथर्न भी रहेगा, सब मतलब मिलके मतलब क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो इसी के द्वारा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की जाती है। कहां पे की जाती है? 1936 में बात करोगे लखनऊ में की जाती है, ठीक है। जहां पे स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया जाता है, रंगा साहब को महासचिव बनाया जाता है। और रंगा साहब की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश से आते थे, वहां पे, ठीक है, प्रांतीय किसान सभा के लीडर थे ये, ठीक है। कहां से आते थे रंगा साहब? आंध्र प्रदेश से आते थे। कहां से आते थे? आंध्र प्रदेश से आते हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन बने थे इसमें? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सचिव कौन बने थे क्या बताएंगे? तो रंगा साहब, बिल्कुल, ठीक है। किसान सभा संगठन को बिहार के गांव में फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि बहुत से वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। और जो वामपंथी नेता शब्द तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से वामपंथी शब्द इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि वामपंथी जो होते हैं वो जमींदारों के खिलाफ होते हैं, ठीक है। धन का केंद्रण जिसको बोलते हैं, ठीक, कैपिटल का क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रलाइजेशन के विरुद्ध होते हैं, ठीक है, कृषक के पक्ष में होते हैं, ठीक है। लेकिन वामपंथी इसलिए मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वामपंथी कृषक के पक्ष की बात नहीं करते। वामपंथी मुख्यतः अगर कार्ल मार्क्स की अगर थ्योरी को आप देखेंगे तो मजदूरों के लिए होता है। कार्ल मार्क्स ने कभी भी नहीं कहा
तो भाई साहब किसे के हित में बात करेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना था तो जिसके पास संपत्ति है वो कभी भी मतलब क्या हो सकता है, कभी भी क्रांति की शुरुआत नहीं कर सकता है, ठीक है, कम्युनिज्म की शुरुआत नहीं कर सकते, कोई संपत्ति जाने का डर रहेगा, ठीक है। मजदूरों को इसलिए उन्होंने अपने हित में रखा क्योंकि मजदूर के पास तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो आराम से क्रांति में, ठीक है, कम्युनिज्म में हिस्सा लेगा, ठीक है। हालांकि वामपंथी क्या है, चलो ठीक है, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन, पंचानंद शर्मा, यजुनंदन शर्मा, ठीक है, सहजानंद सरस्वती के साथ मिलकर काम करने वाले किसान नेता थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आज हम यहीं तक रखेंगे, कल के क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यजुनंदन शर्मा की बात करेंगे, गया से मतलब लीड कर रहे थे, तो ध्यान में रखिएगा पेज नंबर 82 है, कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।